ओके ठीक है, तो आई होप दिस स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। चले आगे। यस सर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब जरा सा थोड़ा सा रिकैप हो जाए। एक हफ्ते बाद मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद मुलाकात होती है। कुछ आपको असाइनमेंट वगैरह दिया था क्या, छोटा मोटा? मैंने अभी तो ज्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। तो कुछ दिया था काम वाम करने को, कुछ पढ़ने लिखने को दिया था, कुछ किताबों के नाम वाम बताए थे किसी ने कुछ? हाँ भाई, रीड करने को बोलते सर। यस रीड सर। तो करने को, रीड करने का मतलब कोई हिंदी का नॉवेल तो है नहीं कि रीड कर दिया। मींस फिजिक्स है तो फिजिक्स में रीड करने का मतलब कुछ और ही होता है, उसको समझना, उसको लिखना, उसके कोई अगर कोई यस सर। इक्वेशन आ रही है तो उसको नोट करना, उस पर न्यूमेरिकल्स अगर है तो सॉल्व करना। फिजिक्स में रीड का मतलब ये होता है। कुछ बुक वगैरह का नाम बताया था मैंने और आपसे बोला था, रिकमेंड किया था उसको परचेज करने को। नहीं, ओके, नॉट अ वेरी कॉस्टली बुक। जब तक आप उसको परचेज नहीं करते, हार्ड कॉपी वगैरह अरेंज कर, सॉफ्ट कॉपी वगैरह अरेंज कर लीजिएगा। यस, जल्दी यस बताएं, सर। सभी लोग रिस्पॉन्स दें। यार 45 लोग हो, क्लास एकदम एनर्जेटिक गूंज जानी चाहिए। यस सर। बताइए कौन सी बुक का नाम बताया था मैंने, पता करें जरा, कमेंट में बताइए। ओके, पल्लवी, पूर्णिमा, जितने लोगों ने गुड इवनिंग कहा कम से कम वो लोग तो मुझे जवाब दें। क्या काम मिला था, क्या पढ़ा था, व्हाट वी डिस्कस, कौन सी बुक? क्योंकि थोड़ा पता तो चले ना कि क्या मैं, हाउ मच आई एम एबल टू रीच टू यू। थिंक ग्रो रिच बुक, ये कौन सी बुक है? तनीषा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तो है ही, मैंने और किताबों के नाम बताए थे, एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीन चार नाम बताए थे जो बहुत ही फेमस है, जो आपके पास होनी चाहिए। एचसी वर्मा की नीट के लिए मैंने क्या बताया था, एचसी वर्मा का क्या पढ़ने के लिए? थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव ऑनली, याद है? सर। मैंने बोला था इसके क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोले थे मैंने आपको। अब बेटा आप 12th क्लास में 11th में नहीं हो, बच्चे नहीं हो, आपके पास उतना समय नहीं है जितना पिछले साल था, ठीक है? तो यस have to be सर। very much careful and be sincere that what you should do, what for those who want to become a doctor। जो नहीं बनना चाहते हैं वो तो चाहे कुछ भी करें, फर्क क्या पड़ता है, ना आपको पड़ता है ना उनको पड़ता है। ओके, तो लेट्स डिस्कस। ओके, तो ये बुक्स आपने कितने लोगों ने अरेंज करने की कोशिश की, या किन लोगों ने इंटरेस्ट लिया यार ये किताबें हम देखते हैं? अभी नहीं तो किन का इरादा है इसको अरेंज करने का? सर कौन सी बुक एक बार दोबारा रिपीट कर मैंने दो। आपसे बेटा कल मैंने पिछली स्लाइड में लिखा था, एचसी वर्मा की आती है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 करके। पार्ट 1 11th में यूज करते हैं, पार्ट 2 12th में यूज करते हैं। बहुत सस्ती किताब है, हार्डली 300 रुपए या 400 रुपए की आती है, हार्डली। सर कौन सी आरटी शर्मा? आर डी शर्मा नहीं बेटा, एचसी वर्मा। आर डी शर्मा तो मैथ की होती है, आर डी शर्मा से बाहर आओ। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके आती है, इसकी रीडिंग लगाइएगा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। देखिए नीट के लिए मैं आपको लिख दूं, नॉट नीट के स्टूडेंट के लिए, नीट के स्टूडेंट के लिए नॉट कंप्लीट बुक, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, पूरी बुक नहीं लगानी है। पूरी बुक लगाएंगे तो नीट में दिक्कत होगा। ओनली थ्योरी, इसकी थ्योरी पढ़िए प्लस ऑब्जेक्टिव, बस उसमें आपको 15-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं। एक चैप्टर में लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव होते हैं। 2 ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है आपको। एक्सरसाइज, नो एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करने हैं, याद रखिए। आप लोग नीट की स्टूडेंट है ना, ठीक है? ये और क्या है? सर नीट। नीट, तो नॉट एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं लगाना है। कंपलसरी नहीं है बेटा, जेई वालों के लिए कंपलसरी होती है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ले लेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। बाकी इसके साथ साथ मैंने आपसे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जिक्र किया था, वो तो आपके पास जरूर होना चाहिए। और नीट के लिए तो मस्ट भी रीडिंग करनी है इसके साथ साथ। हाँ, एनसीईआरटी रीड करने का मतलब बेटा आप समझ रहे हैं ना मैंने क्या बताया, कि यस पूरा सर। उसको एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड समझना है, उसको नोट करना है। और जो बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं बॉक्स में, बिकॉज नाउ एनटीए इज कंडक्टिंग एग्जाम बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। आप किसी भी टॉपर का उठा लीजिए इंटरव्यू, किसी भी क्वालिफायर का इंटरव्यू उठा लीजिए, किसी टीचर से पूछ लीजिए, खास तौर पे नीट की स्टूडेंट के लिए, कि एनसीईआरटी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मस्ट है, मस्ट। और बायो में तो है ही।
और ये कुछ साइड बुक्स है और प्लस प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes, तो sir. चलिए मुझे आप बताइए कि लास्ट क्लास में हमने अब तक कहाँ तक पढ़ लिया, जल्दी से मुझे कोई स्टूडेंट समराइज करने की कोशिश करें। Persian. ओके तो हमने चार्जिंग में क्या हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ का different इंट्रोडक्शन, methods of charging. डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जिंग में हमने इंडक्शन तक पढ़ लिया था और Yes. वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अच्छा ये बताइए, अगर दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या आप समझते हैं? दोनों चार्ज हैं, दोनों Unlike अनचार्ज हैं, charging. दोनों लाइक चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज हैं, या एक चार्ज है, न्यूट्रल है, क्या हो सकता है? Like charges. Unlike charging. Unlike charging. अनलाइक चार्जेस है, या अच्छा बोथ मस्ट बी चार्ज, ऐसा भी हो सकता है कि एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो। Yes. So, अगर ऐसा मैं बोल दूं कि दो चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, टू चार्ज अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो ऐसा भी हो सकता है अगर हम बोले कि इस पे मैंने प्लस चार्ज दे दिया और ये वाला न्यूट्रल है, ये क्या है? Neutral. तो बेटा ये बताया, वो कुछ करना ना, कंघी से रगड़ के कंघा तो चार्ज होता था, लेकिन वो Yes, पेपर yes. चार्ज रहता था क्या? no, sir. नहीं। तो इंडक्शन करके अट्रैक्ट करता था क्या? Yes, sir. Yes. तो इधर आ जाता था हाँ। माइनस चार्ज और यहाँ आता था प्लस, Plus. Yes. और ये प्लस माइनस में क्या होता था? अट्रैक्शन। तो इसका Yes, मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मींस नोट कर लीजिएगा, तो या तो बोथ अनलाइक चार्ज होंगे, इट मींस एक पे प्लस होगा तो दूसरे में माइनस होगा, या फिर एक चार्ज होगा और एक न्यूट्रल होगा, Yes, sir. Yes, sir. एंड वन न्यूट्रल। तो आपके पास, इसका मतलब मैं बोल दूं कि आप दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, बताओ दोनों पे चार्ज क्या है? क्या आप श्योर होके बता सकते हैं कि क्या चार्ज है? No, sir. नहीं बता सकते। वेरी ठीक है, लेकिन अगर दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, अगर दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तब तो भाई तय है, Yes. रिपल्शन हो रहा है, इट मींस रिपेल हो रहा है, इसका मतलब रिपेल होने का मतलब है कि दोनों बोथ जो है लाइक चार्ज। Yes. ये सब कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस, बोथ लाइक चार्ज, Yes, sir. बोथ आर लाइक चार्जेस दोनों के ऊपर। इट मींस अगर अट्रैक्शन है तो दो पॉसिबिलिटी, रिपल्शन है तो एक पॉसिबिलिटी है, बोथ लाइक चार्ज। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं इसके बेस पे आगे। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि क्या दो लाइक चार्जेस कभी अट्रैक्ट कर सकते हैं? Yes, sir. क्या कंडीशन है? जब एक बहुत ही बड़ा चार्ज हो और एक बहुत छोटा चार्ज हो, ठीक है। और वो चीज, और इंडक्शन किस में होता है? पॉइंट चार्जेस में होता है या फिर किसी बड़े चार्जेस में होता है इंडक्शन? The point charges. ना पॉइंट चार्ज में कैसे होगा बेटा? पॉइंट इंडक्शन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Yes. चार्जेस। तो पॉइंट में तो जगह ही नहीं होती, सेपरेट कैसे होगा? Yes, sir. तो आपने लिखवाया भी था मैंने कि देयर इज नो इंडक्शन इन पॉइंट चार्जेस। Yes, sir. भूल गए क्या? No, sir. पॉइंट चार्जेस में कोई इंडक्शन नहीं होता, इंडक्शन सिर्फ किसमें होता है? पॉइंट बॉडी में, बड़े चार्जेस में होता है, देयर इज नो इंडक्शन इन द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप जरा इसको पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। असर्शन रीजन के प्रॉब्लम से कह रहा है, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। ये असर्शन है, एक बात कही जा रही है, उसका रीजन क्या बता रहे हैं? पढ़िए जरा। अब कह रहा है कि when charge on one body is much greater than on another body and they're close enough to each other, यानी क्लोज होने का मतलब क्या है? इंडक्शन पॉसिबल है, then the force of attraction induced charge exceeds the force of repulsion। क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? Yes, sir. Yes, यही sir. बात होती है। अगर दो सिमिलर चार्ज ऑब्जेक्ट में वर्ड बोला, में का मतलब जरूरी नहीं है में, ये तब होगा जब वो पॉइंट चार्ज नहीं होने चाहिए, पॉइंट चार्ज में कभी इंडक्शन नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन दिया जा रहा है वो सही रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? ए ऑप्शन। A. ठीक है, ये रीजन होता है जब सिमिलर चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब हम आज पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ।
आपने ये तो प्लीज नोट डाउन द हेडिंग कूलम्स। देखिए आपने ये तो समझ लिया था बेटा ना कि दो अगर पॉइंट चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रिपेल करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आपने देखा था, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, याद है क्या? Yes, sir. बताइए क्या होता है वो, बताइए क्या होता है? Force of the attraction between the two हाँ, objects. हाँ, वेरी गुड। एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको आप बोलते हैं फिजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। Yes, sir. ओके, जी होता है जो जिसको आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻11 होती है। तो आपने बोला सर कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कॉज होता है वो मास होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या होता है बेसिकली, ये हमें बताता है दो चार्जेस अगर रखे हुए पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ r दे रखा है, तो कूलम लॉ जो होता है वो देता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का फोर्स की वैल्यू देता है। अब देखिए कूलम्स लॉ अप्लाई करने कुछ कंडीशन है। कूलम्स लॉ कब अप्लाई होता है? पहला कंडीशन है कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, स्टेशनरी। अगर चार्जेस पॉइंट नहीं है, बड़े बड़े चार्जेस हैं, तो आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। दूसरा बिल्कुल सही बोला कि रेस्ट पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? रेस्ट पे होना चाहिए, तभी आप कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई। अगर चार्जेस पॉइंट चार्ज नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई द कूलम्स लॉ। अब बोलता क्या है कूलम्स लॉ? अच्छा, दूसरा ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये रिजल्ट डिराइव किया गया था, एक्सपेरिमेंटली डिराइव। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी मैथ के फॉर्मूले से डायरेक्ट का एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो क्या बोलता है ये लॉ? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कुछ उसी तरह का है क्या? जो आप जी m1 m2 अपॉन m की जगह q आ गया, r की जगह r है, और g की जगह ये एक टर्म आ गया। इसमें एक टर्म है बेटा एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं इसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन पढ़ते जैसे आप वो पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। क्या होता है बेटा? ये परमिटिविटी ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द, इसका मतलब मीडियम का टर्म आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो दो चार्जेस के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो उनके बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिली कि कूलम फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पे। अगर आप मीडियम चेंज करेंगे तो आपका फोर्स चेंज होगा। ये है कूलम लॉ, सिंपल, ज्यादा बकवास नहीं करना है। इक्वल टू फोर्स। अब देखिए अब परमिटिविटी क्या होती है इसको हम अगले स्लाइड पे समझेंगे। अगर ये और ये सारी बात हमने देख ली, आपके परमिटिविटी क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। अब अगर मैं देखिए सबसे बड़ी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि परमिटिविटी अगर आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, जहां पे कुछ नहीं होता, जिसको आप बोल सकते हैं फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी क्या होती है नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे। तो आप वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो होती है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 into 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैं डिराइव करवा दूंगा, इसका डायमेंशन भी निकलवाएंगे आपसे, डायमेंशन भी। और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, याद रखिएगा कि वैक्यूम की परमिटिविटी मिनिमम होती है। इट इज सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? वैक्यूम की होती है। अब आप अगली स्लाइड में आते हैं कि सर क्या होता है परमिटिविटी। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहीं पे लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि सबसे ज्यादा जो परमिटिविटी होती है वो कंडक्टर्स की होती है। किसकी होती है बेटा? Conductor. आप पहले डेटा लीजिए, फिर अब आपको बताता हूं कि परमिटिविटी होता क्या है। परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर लिखते जाइए। इस मैक्सिमम बोले तो कितना होता है बेटा? इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होता है, इनको कोई लिमिट नहीं है। अब आते हैं जरा अगली, अगर आपने ये बात नोट कर ली तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जरा स्लाइड पे चलिए। अच्छा, ये आपने जो ये फॉर्मूला लिखा
ये ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है, तो अभी हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करें, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए परमिटिविटी होता क्या बेटा, हेडिंग डालिएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। देखिए आपने फॉर्मूला देखा है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, और अगर कोई दूसरा मीडियम है तो कुछ और होगा। तो आपने वहां से एक रिलेशन देखा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी। Yes, Yes, sir. sir. इट मींस परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आप जब अभी और जब पढ़ लेंगे तो आपको ये और अच्छे समझ में आएगा कि जब आप कैपेसिटेंस वगैरह पढ़ लेंगे, मीडियम की प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, डायलेक्ट्रिक पढ़ लेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि परमिटिविटी सर मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। Yes, sir. तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी, सर ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? जैसे देखिए हर मीडियम के अंदर प्रॉपर्टी उसके एटम से आती है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से आती है, उसके एटॉमिक नंबर से आती है, उसके अरेंजमेंट से आती है, वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये लिखिएगा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच अपोजेस, जो अपोज करता है, विच अपोजेस द इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, बिटवीन चार्जेस। इट मींस बेटा अगर परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम, और परमिटिविटी कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो सबसे Yes, कम sir. परमिटिविटी किसकी दिखी आपको? वैक्यूम की। Vacuum. तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होगा? वैक्यूम। सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी दिखी? कंडक्टर की। तो सबसे कम फोर्स किसमें होगा? कंडक्टर में होगा। तो लिखेगा इट मींस मैक्सिमम फोर्स किसमें लगेगा अगर दो चार्जेस को हम रख दें? मैक्सिमम फोर्स बिटवीन चार्जेस will be in वैक्यूम। और मिनिमम फोर्स कब होगा? जब परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो बेटा? ज्यादा। मिनिमम फोर्स, अगर कभी आपसे बोले कि व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम फोर्स, तो आप बिना आंख का सोचे समझे यू विल टेक द मीडियम टू बी वैक्यूम बिटवीन चार्जेस will be in conductor। इतना तो आपको आई होप बात समझ में आ रहा होगा। तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये कैसे होता है सर परमिटिविटी का? जरा आपको फील कराइए। फील अभी आप यही करिए कि परमिटिविटी किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है। जैसे वाटर एक मीडियम है, वैक्यूम एक स्पेस, फ्री स्पेस है, केरोसिन एक मीडियम है, वुड एक मीडियम है, प्लास्टिक एक मीडियम है, माइका एक मीडियम है, ओके, कंडक्टर एक, ये सारे मीडियम है। उनका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उनका एटॉमिक कन्फिगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इन सारी चीजों की बुनियाद पे वो एक प्रॉपर्टी होती है जो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को अपोज करता है। आई होप आपको ये एक मिनिमम लेवल पे समझ में आ रहा होगा कि क्या होती है परमिटिविटी। Yes. मीडियम की प्रॉपर्टी, ठीक है। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। अच्छा अब आते जरा वैक्यूम के बारे में स्पेशल डिस्कशन करते हैं। वैक्यूम के बारे में, तो वैक्यूम के बारे में बेटा हमने अगर तो चार्जेस लिए, उसमें हमने वैक्यूम लिखा, तो इसमें इस तरह नॉट लिखेंगे। तो ये जो कूलम्स लॉ होता है, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, जो डिस्टेंस हमने आर ले रखा है, ये देखिए ये बेटा ये जो छोटा सा फॉर्मूला आपको दिख रहा है, जो आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्म में भी देख सके, दिस इज गोइंग टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फ्यूचर। प्रीवियस स्लाइड, ओके, प्रीवियस स्लाइड नोट करिए। आप सारी चीजों को प्लीज नोट करते हुए चलिए। देखिए तो अब आपने देखा कि अगर मैं वैक्यूम की बात करूंगा बेटा, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हैं? नहीं सर, हमेशा नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं? जब सर चार्जेस पॉइंट चार्ज हो। अगर सर पॉइंट चार्ज नहीं है तो फिर हम आगे देखेंगे कि सर पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो बेटा इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे ना एप्सिलॉन नॉट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है?
8.85 into 10 पावर 11। अगर मैं यूनिट आपसे डिराइव कर रहा हूँ और डायमेंशन, कभी कभी बोलता है डायमेंशन और परमिटिविटी बताओ, तो डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो आप देखिए यूनिट यहां से निकाल सकते, एप्सिलॉन को इधर रखा, Q1 Q2 फोर्स नीचे आ गया और आर स्क्वायर। अब 4 पाई तो ये तो डायमेंशन लेस है ना, ये वाला नंबर तो ये तो डायमेंशन लेस है। तो Yes, ये sir. क्या होगा कूलम, ये क्या होगा कूलम, Coulombs. नीचे फोर्स Coulombs न्यूटन per और डिस्टेंस unit का मीटर का स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तुम्हारे, तो डायमेंशन कूलम का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये तो कूलम का डायमेंशन 80 होता है, 80. I is equal to Q by T, तो Q is equal to IT, I मतलब एम्पियर, IT तो 80 का स्क्वायर। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन L1T minus 2. MLT minus 2। और अगर मैं बोलूं लेंथ का L L स्क्वायर, square. तो कंबाइन करके मुझे जल्दी से बताओ परमिटिविटी का डायमेंशन। ये तुम्हें याद नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। Yes, sir. सर M minus 1 minus 2. H square T square अपॉन एक बटा L minus 2. ML3T minus 2। ये M ऊपर गया M minus 1, L ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा माइनस L 3 बन minus जाएगा। 3 वेरी गुड। माइनस T8 2 T4 T0 सर T4 और ए टी का ऊपर माइनस जाएगा, ऊपर में जाएगा 4T4 4 और ए का मिल जाएगा 2। ये हो गया डायमेंशन। अब आप जो है इस डायमेंशन को अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो इसको डिराइव कर लेंगे फॉरन? Yes, sir. ओके, बस यूनिट रखा, यूनिट देखते ही आपने फटाफट उसका। अब देखिए इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो कि होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 12, तो आपको ये नंबर बहुत प्यारा प्यारा सा नंबर बन जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 9 into 10 पावर 9। वेरी गुड अपॉन। Newton. और इसको हम बार बार, लेकिन ये सिर्फ वैक्यूम के लिए बोलना बेटा, वैक्यूम नहीं है तो ये नहीं आएगा। अगर वैक्यूम नहीं है तो ये वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज फिर परमिटिविटी कुछ और होगी। इसको हम के से लिखेंगे बार बार। तो आप देखें हम जब वैक्यूम में इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला तो के Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करने जाएंगे। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा कि F की जगह के Q1 Q2 अपॉन I स्क्वायर और के की वैल्यू होगी 9 into 10 पावर 9 और यूनिट जो उसकी होगी वो आप देखिए। ओके Yes, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, अब आपसे हम एक बात बताते हैं, सबसे कम परमिटिविटी किसकी है? वैक्यूम की। अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी इससे ज्यादा होगी। तो फोर्स क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? फोर्स क्या होगा, कम। इट मींस वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम आप चूज करेंगे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम आएगा। अब यहां से हम एक टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको मैं बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताएं, अगर मैं मीडियम चेंज करूं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगा, लेकिन याद है ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। याद है Yes. ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई मीडियम का टर्म नहीं आता। आप चाहे उसको पानी में ले जाए, चाहे वैक्यूम में ले जाए, चाहे बीच में दीवार खड़ी कर दें, कुछ भी कर दें, द ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेंस सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। तो अब एक टर्म और लिखिएगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको दूसरा नाम दिया गया है रिलेटिव परमिटिविटी। सेकंड नेम इज गिवन टू बी परमिटिविटी। आप समझ गए मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव का मतलब आप समझते होंगे, एक तो आपके रिश्तेदार होते हैं, है ना? तो रिश्तेदार का मतलब, रिलेटिव का मतलब है किसी चीज से, किसी रिलेटिव वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब रिलेटिव बोलते हैं तो इसका मतलब किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के मुकाबले में। आपसे बोलते ना यार बताओ तुम्हारी रिलेटिव मार्किंग क्या है? रिलेटिव मार्किंग का मतलब किसी एक आदमी के रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया गया, टॉपर के रिस्पेक्ट में कितना आपका मार्क है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा या कितनी कम है। तो व्हेन आई से रिलेटिव परमिटिविटी मींस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? Vacuum. वैक्यूम। वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या आपने फॉर एग्जांपल देखिएगा, समझिएगा, दो मीडियम है, चार्जेस है Q1 Q2,
और इनके बीच का डिस्टेंस r, और अभी कुछ नहीं है। आपने कहा एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम है। यहाँ पे आपने फोर्स निकाल लिया, कुछ फोर्स आ गया, इसको एफ नॉट मान लिया। एफ नॉट क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। आपने उन्हीं चार्जेस के बीच में बिना कुछ डिस्टरबेंस किए चार्जेस को वही रखा, और आपने एक मीडियम भर दिया। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, दैट मीडियम में वाटर और एनी अदर थिंग, और डिस्टेंस भी क्या है? सेम। और आपने अब इसके एप्सिलॉन को एप्सिलॉन एम लिख दिया। तो अब आपका जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया एफ एम। एफ एम क्या हो गया? फोर्स इन मीडियम। अब देखिए एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी बता? 1/, तो अच्छा पहले हम आपको डिराइव करवा दें, पहले लिख लीजिए। अच्छा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये जो बनेगा मेरे पास 1/4 एप्सिलॉन m मीडियम है तो m Q1 Q2 upon R अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। अब देखिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम स्मॉल k से लिखते हैं। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? k इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। याद रखिएगा, फोर्स इन वैक्यूम कि अगर उन्हीं चार्जेस को वैक्यूम में रखे तो क्या फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, और उन्हीं चार्जेस को, सेम चार्जेस को उतने ही डिस्टेंस पे मीडियम में रखें तो क्या फोर्स लगेगा। इसी रेशियो का नाम क्या है बेटा? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर लिखते हैं इसको। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज अ रेशियो। अच्छा रेशियो है तो यूनिटलेस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी न्यूटन और नीचे भी न्यूटन। तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगा सर? ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन, इसका कोई यूनिट नहीं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी, तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका कोई डायमेंशन। ठीक है, अब जरा अगर मैं एप्सिलॉन के टर्म में बात करूं तो देखता हूं जरा क्या है। तो हमने यहां से देखा कि जो k है वो है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम को देखता हूं जरा, वैक्यूम का फोर्स ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब नीचे फोर्स इन मीडियम है तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड कर दे रहा, Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। तो अब ये देखिए एप्सिलॉन अब ऊपर चला जाएगा तो क्या मुझे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मिल रहा है वो एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। यस सर। तो अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी का या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का परमिटिविटी के टर्म में, तो ये क्या बन गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम। क्या बन गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर फोर्स की बात करूंगा तो वैक्यूम अपॉन मीडियम है, और परमिटिविटी की बात करूंगा क्योंकि फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। Yes sir. ठीक है, तो मैं यहाँ से एक रिलेशन लिख सकता हूँ क्या? देखिए ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना ये दो रिलेशन। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू k टाइम्स या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी लिख सकता हूँ। Yes. ठीक है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूँ यहाँ बॉक्स में बना के कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो आपको पता है कि मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि वैक्यूम की परमिटिविटी हमने बताया सबसे मिनिमम होती है। Yes sir. तो सबसे ज्यादा फोर्स किसमें लगता है? वैक्यूम में। वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम लेंगे तो फोर्स विल बी लेस है, फोर्स कम हो जाएगा ना। बताइए ओके। Yes sir. तो बताओ k की वैल्यू क्या आएगी? 1 से ज्यादा लग रही है या 1 से कम लग रही है या 1 लग रही है, या सब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ज्यादा भी कम भी प्लस। क्या लग रहा है सर 1 हमें? 1 या 1 से मोर या लेस या एनी, इट कैन हैव एनी वैल्यू। क्या लग रहा है? सर 1
वन से ज्यादा हो सकता है। हमेशा वन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स, वैक्यूम वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होगा मीडियम वाले फोर्स, क्योंकि मैं वैक्यूम का फोर्स मैक्सिमम है, डायरेक्टिक फोर्स। तो अगर मैं इसका रेशियो ले लूं, ये क्या आ गया, मोर देन वन। और आपको पता है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम को ही तो मैं बोलता हूँ डायरेक्टिक कांस्टेंट। यस सर। अच्छा, इसको इक्वल टू वन लगा दे। क्यों? अगर वैक्यूम होगा तो दोनों वैल्यू सेम आएंगे, मीडियम में वैक्यूम और वैक्यूम का वैक्यूम। तो जो डायरेक्टिक कांस्टेंट की वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट जा सकती है, कुछ हो सकती है, बट इट इज ऑलवेज मोर देन 1, इट इज नेवर लेस देन 1। याद रखिए। यस सर। नोट इट डाउन। सर डन। Yes. चले आगे। यस यस Yes. तो No. अब इस जितना मैंने इंफॉर्मेशन दिया है इसके बेस पे छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम करते हैं, फिर आते हैं नीट के प्रॉब्लम पे मैं सीधा। यस सर। ठीक है, देखिए एक बिल्कुल सिंपल, मैं आपसे पूछा मैक्सिमम। ओके, मैं लिख रहा हूं, मैं देखिए मैं कह रहा हूं दो चार्जेस है ना, दो चार्जेस है, दो चार्जेस है इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर दो चार्जेस हैं और दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की दूरी पे रखे गए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं मिनिमम फोर्स इनके बीच में कितना होगा, मिनिमम फोर्स between two charges placed in vacuum at a distance of 1 meter. सोचिए जरा और दिमाग लगाइए, मिनिमम फोर्स क्या होगा? सर 1। 1, ओके। वन, वन कैसे? 1 न्यूटन। क्यों बेटा? चार्ज की वैल्यू तो हमने दिया ही नहीं आपको, चार्ज की वैल्यू तो दिया ही नहीं, आपने चार्ज कैसे मान लिया? चार्ज की वैल्यू तो मैंने दी नहीं है। ओके, देखिए तो आपको पता है सबसे मिनिमम फोर्स होने के लिए चार्ज भी सबसे मिनिमम होना चाहिए। सबसे मिनिमम चार्ज कितना होता है? सर 0। 0। अच्छा, अरे भाई 0 हो तो फिर तो चार्ज ही नहीं हुआ ना। मैं आपसे पूछूंगी तुम्हारी सबसे मिनिमम 0, 0 तो चार्ज ही नहीं ना भाई। ना ना ना, कितना होता है? 1 कूलम। ना ना, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज पॉसिबल? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, आकाश कपिल इज करेक्ट। चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इट मींस अगर मिनिमम फोर्स बोल रहा है तो आपको मिनिमम चार्ज भी लेना होगा। और मिनिमम चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। इट मींस मैं इस पे भी कितना मान लूं? 1 इलेक्ट्रॉन, और इस पे भी कितना मान लूं? 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर होगा। इट मींस Q की वैल्यू हो गई बेटा दिस। तो हमने वैक्यूम है तो आपने लिखा K, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K की वैल्यू होगी 9 × 10⁹ और Q1 Q2 की वैल्यू आ गई आपके पास, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? 1.6 into 10 1.6 × 10⁻⁹ इसका स्क्वायर करते क्या दोनों का, क्योंकि दोनों सेम है। Yes, sir. अपॉन 1 का स्क्वायर। जल्दी चलिए जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, सॉल्व करो इसको। तो इट विल बी हाउ मच? 9 × 1.6 के स्क्वायर, पावर हो गया 9 और -19 को स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम -38 आ गया और नीचे 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ओके, तो पहले पावर पावर निपटा लेते हैं। पावर पावर को निपटाएंगे तो इट विल बी -29 फाइन। और 1.6 का स्क्वायर कितना होता है? 1.96 23.04। वेरी गुड। तो 23.04 न्यूटन। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आई कैन ऑल्सो राइट दिस 3.2.304 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻29, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.304 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻28 न्यूटन। ये आ गई फोर्स की वैल्यू।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। यस मिनिमम फोर्स बहुत सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर इन इट। ठीक है, चले आगे। यस सर Yes, sir. अब आपसे पूछ रहा है कि मैं इसी के बीच में, क्वेश्चन 1 होगा ना, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक, अगर इन्हीं के बीच में वैक्यूम के बजाय कह दूं कि डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, इफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर। आप जानते हैं ना 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। यस सर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी। तो इंसुलेटर का दूसरा नाम क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक। आप लिखना चाहे तो लिख ले, इंसुलेटर का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक भी होता है। डाइलेक्ट्रिक, इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इफ अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी if a dielectric of relative permittivity 10 is filled, अगर इन्हीं चार्जेस के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया 10 का, तो व्हाट विल बी द नाउ आंसर? फोर्स कितना होगा? अगर हम इसी चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दो रखे गए थे, इनके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी का 10 का, तो अब कितना फोर्स लगेगा? अब नाउ व्हाट विल बी द फोर्स? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। Am I audible to all of you? सुनाई दे रहा है क्या मेरी आवाज? यस सर ठीक है, तो देखिए पीछे आप देखिए कि मैंने रिलेशन लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर जिसको डायरेक्टिव कांस्टेंट बोलते हैं, इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एल। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, आंसर आ रहा है, ओके वेरी गुड, 2.304, सेम ही आंसर आ रहा है आरती आपका। इट कैन बी डन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन की। अब आपका वैक्यूम का फोर्स आपको होता है, द वैक्यूम फोर्स इज 2.304 मल्टीप्लाई बाई 2.304 20 डिवाइडेड बाई कितना 10, डायरेक्टिक कांस्टेंट दे रखा 10, तो आपका आंसर कितना, हाउ मच होता है आंसर? तो ये बन जाएगा 2.304 10 पावर -29 हो जाएगा। -20. तो आपको अगर देखिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बेटा जो अभी बड़े बनने वाली है, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल ऐसा कभी दिया हो तो यू कैन डू लाइक दिस ओनली, आप डायरेक्टिक कांस्टेंट को डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर इन मैथ। यस सर ठीक है, समझ गए इस बात को? यस सर तो देखिए जैसे ही आपने डायरेक्टिक कांस्टेंट भरा, उसके फोर्स की वैल्यू कम हो गई। अब चलिए मैं एक सिंपल प्रॉब्लम करवाता हूँ नीट की बेस पे। देखिए एक और अच्छा, एक और बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं Previous हाँ जी, slide. ओके, ठीक है, ठीक है। So done. डन होगा? ठीक है, देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक रॉड है और इसके ऊपर है 10 कूलम चार्ज और ये 2 मीटर का रॉड है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है 10 कूलम का और उसका इसके सेंटर से डिस्टेंस है मान लेते हैं 2 मीटर, और ये चार्ज है पॉइंट चार्ज। बताइए इन दोनों, एक ये रॉड है, इस पूरे रॉड पे चार्ज है ना, मतलब एक पेन लिया, पेन के ऊपर पूरा पूरा चार्ज है, लीनियर, मतलब चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रॉड पे, और एक पॉइंट चार्ज उससे दूर पे रखा हुआ है। तो कह रहा है फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज। अब बीच में मीडियम वैक्यूम है, सभी लोग करें, सभी लोग, कोई किसी के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं, एवरीवन प्लीज डू। फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज क्या होगा?
इस रॉड के बीच में और इस पॉइंट चार्ज के बीच में? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। रॉड की जो लेंथ है वो भी 2 मीटर है और रॉड के सेंटर से लेके पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर है। क्या आप लोग इस पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं? Yes, sir. Yes. यस सर। अच्छा, पहला सवाल में क्या इस पे हम वो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? 3 point object नहीं। हाँ ठीक, तो सर ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है नहीं, तो रॉड है दूसरा वाला। तो इसका मतलब ये वाला जो फॉर्मूला आपको हमने दिया है, हमने आपको पढ़ाया दिया तो कूलम में था, ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ वहीं अप्लाई हो सकता है जहां पे आप पॉइंट चार्ज लें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रॉड को उसके सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट चार्ज बना देते हैं। ऐसा नहीं कह सकता भाई, सेंटर ऑफ मास के लिए होता है, ये क्या है, चार्ज। सेंटर ऑफ मास चार्ज के लिए थोड़ी लगा सकते हैं, तो नॉट वैलिड हियर। लॉजिक क्या है, बिकॉज नॉट पॉइंट चार्ज, बिकॉज इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको, लेकिन एक बात समझिए, अगर आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर लिया, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर आपने एक ऐसा चार्ज स्फीयर लिया जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली चारों तरफ बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर आपने लिया, तो याद रखिएगा कि उसके चार्ज को उसके सेंटर पे शो किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है उसके सेंटर पे यूनिफॉर्म, लेकिन शर्त क्या है कि वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज, जिसको इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया जाए, तो कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, उसको उसके सेंटर पे रखा जा सकता है, पॉइंट चार्ज एट सेंटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर यूनिफॉर्मली नहीं है बेटा तो उसको भी हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये बात नोट कर लिया क्या, सभी लोगों ने? यस यस तो सर। सर यहाँ पे सर ये Yes, इसका सवाल ये पैदा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस व्हिच नाउ, सर तो यहाँ पे इस वाले केस में कैसे निकालेंगे फोर्स? तो अब आपको करके दिखाएंगे, वी विल सॉल्व हियर बाय इंटीग्रेशन। जहां पे हम कूलम्स लॉ फाइनाइट और पॉइंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जहां पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, हम वहां पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का मेथड, जैसे आप 11th क्लास में करते थे और चीजों के लिए, वो यहाँ भी करेंगे बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की मेथड से हम यहाँ पे वो काम करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट अस, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी कि किसके लिए कर सकते, किसके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपके पास मैंने आपको ये रहा आपके पास, सॉरी ये नीट का क्वेश्चन आ गया, ये गेम्स का प्रॉब्लम था जो दिख नहीं रहा है। ओके ठीक है, चलिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ये आईपीएमटी का प्रॉब्लम है। चलिए ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ। बहुत आसान प्रॉब्लम है, सॉल्व करने की कोशिश करें। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड करोगे? अच्छा ओके, थोड़ा सा फास्ट नोट करिए आप लोग। ओके मैं मूव ऑन। सर डन। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है 2 पॉजिटिव आए हैं, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, लॉस हुए। चार्ज क्यू है, कह रहा है डिस्टेंस डी है, पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं उनको, कह रहा है उनके बीच में फोर्स और, जाहिर सी बात है दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिस हुए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिस हुए, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए, जल्दी आंसर। ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ओके वेरी गुड, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग आंसर में बस। ठीक है, बहुत सारे लोगों का 1 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है, मिक्स आंसर आ रहा है। चलिए देखते जरा। तो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर, क्योंकि पॉइंट चार्जेस है ना। ठीक है, तो मैंने देखा पहले बात तो दोनों चार्जेस क्यू हैं, डिस्टेंस दे रखा है b, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया सर, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 Q स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। और आपको पता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए होंगे, तो आई कैन राइट दिस Yes, sir. 4 pi epsilon naught F into d square is equal to Q Yes, square, sir. ये लिख सकता हूँ। और Q को any भी तो लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, Q sir. is equal to any, पहले हमने देखा Q is equal to any, And क्योंकि square is पॉजिटिव square. चार्ज इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो इट विल बी n e का स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिख देंगे n स्क्वायर e And स्क्वायर square is square. अपॉन 4 pi epsilon naught f d स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए जरा, n स्क्वायर की जगह 4 pi epsilon naught एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। अब आप इसका Yes, sir. अंडर रूट ले लीजिए स्क्वायर का, Under तो root. आपका आंसर, अंडर रूट लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, विच विल बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन आ Option रहा है, 4 pi epsilon एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है भाई, 4. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, देखिए कितना सिंपल प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये रहा, एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उस पे मैंने दे दिया 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, और इसका रेडियस दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड, और यहां से एक दूसरा स्फीयर है जिसपे चार्ज है फॉर एग्जांपल -10 माइक्रोकूलम का, और इसका रेडियस है फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, और इनके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर। कितने का? 20 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, स्फीयर्स के बीच में क्या होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू Attractive. स्फीयर्स। अट्रैक्टिव होगा, कितना होगा, वैल्यू बताइए। वेरी गुड, प्लस माइनस अट्रैक्टिव, जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब देखिए ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज मान सकते हैं, तो उसको उसके सेंटर पर रख दीजिए और रख के मुझे वैल्यू बताइए। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर नहीं होगा तो उसको सेंटर पर नहीं रखा जा सकता। तो बेसिकली बहुत सिंपल प्रॉब्लम बेटा, मैं आपको बस ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका, ताकि कूलम्ब्स लॉ पे वैल्यू निकालना आपको आ Yes, जाए। sir. कैलकुलेट एंड टेल मी, इट्स नॉट, कोई कांसेप्ट इन्वॉल्व ही नहीं इसमें, देयर इज नो कांसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन।
इसको पॉइंट चार्ज, देखो अब ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं बेटा, तो बड़े बड़े चार्जेस है, बड़े बड़े चार्जेस है। तो लेकिन हम इनको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे और उसको रख देंगे उनके सेंटर पे। जैसे ही मैंने सेंटर पे रखा, इनके बीच का डिस्टेंस आर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 0.2 मीटर लिख दूंगा। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा हम? उसके सेंटर पे। नॉट टेल मी व्हाट इज द कूलम। अब तो यार अभी तक मेरे पास आंसर एक आया बस। कैलकुलेट एंड सॉल्व प्लीज। F इज इक्वल टू K की जगह 9 × 10 पावर 9। माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10 पावर -6। तो अभी मैं प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड वाइज मुझे नंबर निकालना है। तो Q1 होगा मेरे पास 10 × 10 पावर -6, दूसरा भी 10 × 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस क्या है? 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। तो पावर अगर मैं देखूं तो पहले मुझे मिल गया 9, 0.2 का स्क्वायर मिल गया 0.02, मल्टीप्लाई देखिए जरा कितने से करेंगे आप? मल्टीप्लाई करिए, पावर कितना रहा बेटा? 9, 10, 11, 10 पावर 11, और माइनस में कितना हो गया? -12। और ये इसको मैं लिख सकता हूँ 9, 4, ये कैंसिल होगा तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे। यस सर। सो 9/4 और पावर कितना हो गया? ये हो गया मेरे पास 13 × 10 पावर 1 आ गया क्या? देखिए 11 और 100 का मतलब 2, 11 + 2 13, 11 to 13 और -2, 13 में से 12 का 1 बचा, और 9/4 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2.25। 2.2। इसको मल्टीप्लाई कर देगा, आई एम गोइंग टू 22.5 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये वैल्यू है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। सर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे? अच्छा देखिए, हाँ अब माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहे? अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, माइनस का मतलब होगा कि अट्रैक्टिव है, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसको लिख दूंगा F इज इक्वल टू -22.5, तो इस माइनस का मतलब होगा अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बेटा? तो अभी मैंने आपको बोल दिया अट्रैक्टिव रिपल्सिव, मैंने सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड निकालना था, और मैग्नीट्यूड में कोई प्लस माइनस नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है। यस सर। ठीक है, अभी हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे कि जब फोर्स को कूलम ना हो कैसे हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे अभी। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, उस छोटे से क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। यस सर। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आपसे सीधे नीट के क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, एक तो 2016 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है अभी आपसे 2019 में पूछा गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना छोटा क्वेश्चन ही पूछ सकता है क्या। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है, मैं लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, और आइडेंटिकल चार्ज है। कैसे बेटा? आइडेंटिकल चार्ज का मतलब समझ गए आप? सेम Yes, चार्ज, sir. आइडेंटिकल चार्ज। और कह रहा है एंड फोर्स बिटवीन देम इज, फोर्स क्या है? फोर्स उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, फोर्स बिटवीन देम इस F लग रहा है, F अमाउंट का फोर्स है, F कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या रहता है? इफ 25% ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी, एक बॉडी से उसका 25% चार्ज किसी तरह निकाला, फॉर एग्जांपल एनी हाउ, सिंपल मैथमेटिक्स है, फ्रॉम वन बॉडी इज ट्रांसफर्ड टू द अदर, दूसरे वाले बॉडी पे 25% चार्ज एक से उठाया और दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया, तो कह रहा है कि नाउ व्हाट विल बी द फोर्स? सर फोर्स तो सेम ही नहीं रहेगी। फोर्स सेम रहेगा। अच्छा, ओके, मतलब एक बॉडी से उठा के दूसरे पे ट्रांसफर किया तो फोर्स, अब आप कैलकुलेट कर, डिस्टेंस सेम है, ऑप्शन में दे देता हूं, चलिए
F 3/4 F। ओके, और मैं ऑप्शन देता हूँ 15/16 F, और एक आंसर मैं दे दूं और तीसरा दे दूं नन। क्या फोर्स होगा? ये नीट क्वेश्चन ने पूछा गया, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट 2000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स। आप पहले निकालेंगे पहले फोर्स क्या होगा, बाद में फोर्स क्या होगा। पहले दोनों को क्यू मान लो, क्यू मान लो बस, और डिस्टेंस डी मान लो। मैं हिंट दे देता हूँ, पहले मान लो क्यू है और इस पे भी क्या है, क्यू है, डिस्टेंस क्या बेटा डी है। तो फोर्स बिफोर क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ये फोर्स आ गया। अब आपने क्या किया, इसका 25% फोर्स उठाया चार्ज और इस पे डाल दिया, तो चार्जेस तो सेम नहीं रहेंगे भाई, टोटल चार्ज सेम रहेगा ना। तो कुछ अब आप 25% निकालने का मतलब आप ये मान लीजिए कि 0.25, तो जब 0.25 हम निकालेंगे पहले वाले पे कितना बचेगा, 0.75 क्यों, क्योंकि 25% जब आपने निकाल दिया तो बचा कितना 75%, 75% का मतलब 0.75, और इस पे कितना बचेगा 1.25, क्योंकि इसमें 25% ऐड कर दिया। अब देखिए डिस्टेंस क्या सेम, ओके डिस्टेंस क्या सेम। अब इसको आप मान लीजिए F2, आप कैलकुलेट करिए जरा कितना आ रहा है। वेरी गुड, ओहो ग्रेट, 2-3 स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर। तो 9 में आंसर भी के, Q1 की जगह लिखूंगा मैं 0.75 Q, और Q2 की जगह लिखूंगा मैं 1.25 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए के क्यू अपॉन डी स्क्वायर तो बाहर ले लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 0.75 इंटू 1.25। अब मुझे आंसर बताइए जरा मैच करके क्या होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 0.75 को तो 0.75 को 3/4 लिख दो और 1.25 को 5/4 लिख दो, लिख सकते हैं। वेरी गुड, यस तो ये देखिए अब आपके पास आंसर आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 और ये लिख देंगे 5/4 और F2 आ गया 3 आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यू विल गेट व्हाट, 5 to 15 और नीचे आ गया 4 4 16, तो आई एम गोइंग टू गेट 15/16 ऑप्शन सी KQ upon D स्क्वायर। और आपको पता है KQ upon D स्क्वायर पहले वाला फोर्स था F1, तो इसकी जगह तुम F1 लिख सकते हो इन प्लेस, ये जो है इसके जगह आपने क्या लिख दिया F1। तो फाइनली जो आपका कंक्लूजन आएगा वो आएगा क्या, F2 जो होगा नया वाला फोर्स होगा वो होगा 15/16 और पुराना वाला फोर्स, और इसके बराबर मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। सी ओके, तो कितना आसान क्वेश्चन पूछा था ना नीट में। यस एक सर और क्वेश्चन पूछे इसी पे बेस्ड, यस चले सर। बिल्कुल Yes, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछते हैं। सभी लोग समझ गए कैसे करेंगे, ट्रांसफर करने पर डिस्टेंस चेंज करेगा तो डिस्टेंस, मान लीजिए आपसे बोल देता है कि डिस्टेंस डबल कर दिया तो नीचे जो डी है वो 2D हो जाएगा और 2D का स्क्वायर 4D स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। समझ में आ रही क्या बात मेरी, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। यस सर। ठीक है चलिए, ओके नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ, आपको आप देखिए इस बात को समझिए, इंटरेस्ट लेके करेंगे, इन्वॉल्व होंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको मजा आएगा। इन्वॉल्व नहीं होंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर आप ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स बस मजा, उनको हर चीज बुरी लगेगी। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप एफर्ट ना लगाए वो आपको मजा आए। यू हैव टू पुट सम एफर्ट टू एंजॉय इट। ये इस पे चार्ज है -2Q और इस पे चार्ज है +Q। आपने क्या किया, बहुत सिंपल आंसर पूछा ए और B, और फोर्स मान लेता हूं मैं अभी F, और डिस्टेंस कुछ भी दे रखा है, डिस्टेंस आई डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि if 50% of
charge of A transferred to B। अब कह रहा है कि अगर मैं A का 50% चार्ज उठा के B पे डाल दूं तो व्हाट विल बी द फोर्स। अब दोनों के बीच में व्हाट विल बी द फोर्स। जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में किया कि अब क्या होगा, ऑप्शन नहीं, अभी एफ है तो बाद में क्या होगा। ट्रांसफर करके बताइए व्हाट विल बी द फोर्स। Twelve by 16 F. Okay. There is, I am not changing, the distance is not be getting changed. Distance is remaining same as it was before. D का D ही रह गया है। A वाले स्फीयर आगे 50% चार्ज B पे डाल दिया। 50% का मतलब 0.5 टाइम्स। वन बाय टू हाफ हो जा रहा है। अच्छा, मतलब पहले एफ है तो अब 1/2 एफ होगा। अच्छा, क्या बेटा थक गए क्या आप लोग? कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। बहुत सिंपल है यार, देखो ना इसमें क्या करो, ये रहा ए, ये रहा बी। इस पे पहले कितना -2, इस पे कितना +2। जब तुम इसका 50% उठा के इस पे डालोगे तो 50% का मतलब क्या है, 0.5 टाइम्स। तो क्या मैं इसको 0.5 टाइम्स, और ए पे चार्ज कितना है -2 क्यू, तो -q आया क्या, बोलो यस और नो। एम आई ऑडिबल और नॉट? सुनाई दे रहा है कि नहीं मेरी बात? यस अब आप जब, अब इसका मतलब ए पे बचेगा कितना चार्ज, -q बचेगा। ए पे कितना बचा, -q, और बी पे पहले से +q चार्ज था और इस पे तुमने -q ऐड कर दिया, तो कितना बचा, +q -q, हाउ मच, 0। इसका मतलब बी तो न्यूट्रल हो गया, बी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो अब कितना फोर्स होगा दोनों के बीच में? 0। 0। वेरी गुड, क्योंकि बी जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। किसी का आंसर, किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया, न्यूट्रल हो गया। और जैसे ही न्यूट्रल हुआ, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यस सर। ठीक है, अगर मैं 50% के बजाय कुछ और बोल देता 25%, तो हो जाएगा। यस सर। अगर मैं बी का ए पे डाल दूं, ए का बी पे डाल दूं, तो आप पहले F1 निकाल लेंगे, F2 Yes, निकाल लेंगे, और उसके हिसाब से आप, आई होप यू कैन डू दिस, यस सर। जैसे इस वाले प्रॉब्लम में किया, और दोनों को कंपेयर कर देंगे डिवाइड करके। yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ। टाइम टाइम हो गया क्या? आप 5 मिनट मेरा साथ दे सकते हैं, 5 मिनट्स? यस सर। चलिए, एक नीट, ओके, तो एक प्रॉब्लम है नीट का, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं। तो आई होप ये एक टाइप का प्रॉब्लम नीट ने पूछता है, जिसको हम चार्ज ट्रांसफर बोलते हैं। एक से उठा के दूसरे पे डाल दिया, तो आप पहले पहला निकाल लीजिए, दूसरा निकाल लीजिए, और वहां से आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो F2 जो आ गया मेरे पास, F2 जो आ गया वो 0 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है, चलिए अब जरा अगला ये वाला देखते हैं। ये नीट 2016 का प्रॉब्लम है। आप लोग इसको सीरियसली सॉल्व करें, बिकॉज दिस वाज द प्रॉब्लम आस्क्ड इन योर एग्जाम। सॉल्व करिए।
देखिए आपसे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं, कह रहा है कि सर देखिए कोई एटम अगर लेते हैं, यू नो दैट द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड अपोजिट, ये आपको पता है। Yes. और किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है। अब ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्लाइटली डिफर कर रहा है, डिफर स्लाइटली, कह रहा वन इज माइनस ई और दूसरा जो ई प्लस डेल्टा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज जो है ई से थोड़ा ज्यादा है, मतलब डेल्टा ई मतलब चेंज। और कह रहा है कि अब यू नो इसका मतलब अगर आप एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है बेटा, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज जो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं ई प्लस डेल्टा ई हो जाएगा, ई प्लस डेल्टा ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, माइनस ई। तो अगर इन दोनों चार्जेस को जोड़ेंगे तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द एटम, 0 तो आएगा नहीं, नेट चार्ज क्या होगा, डेल्टा ई आ जाएगा क्या। इट मींस एटम के ऊपर एक नेट चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है व्हिच इज डेल्टा ई, डेल्टा ई के बराबर है। ओके वेरी गुड, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो एटम इज हैविंग अ नेट चार्ज ऑफ डेल्टा ई, इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। ओके लेकिन अब कह रहा है देखिए अगर आप दो एटम की बात करेंगे तो उनके पास उनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है Yes. बिकॉज ऑफ द मासेस। अब कह रहा है नेट फोर्स 0, इट मींस अगर दोनों एटम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन की वजह से, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों फोर्सेस के बराबर होकर कैंसिल आउट हो जाए। तो कह रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा, तो मैं आपको समराइज करके देता हूँ प्रॉब्लम। ये रहा दो हाइड्रोजन के एटम, एक पे चार्ज डेल्टा ई, दूसरे पे चार्ज डेल्टा ई, डिस्टेंस क्या है नहीं पता, डेल्टा डी मान लेते हैं। इस पे बाहर लग गया रिपल्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और अट्रैक्शन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 होने का मतलब जो बाहर वाला फोर्स है वो अंदर वाले फोर्स के बराबर है क्या, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, और इसको मैं ले सकता हूँ 9 × 10⁹ Q1 Q2, Q1 की जगह डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई के स्क्वायर लिख दूं Yes. अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G(m1 m2) अपॉन डिस्टेंस के स्क्वायर, और G की वैल्यू क्या होती है 6.67 6.6. इंटू 10⁻11। और मास ऑफ प्रोटॉन कह रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना, देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है 1.6 × 10⁻27, इसको लिख देता हूँ 1.6, इसके स्क्वायर कर दूं क्या, क्योंकि दो बार मास है तो स्क्वायर हो जाएगा, Yes. मास स्क्वायर, और नीचे हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर। आई होप आपको ये है फिजिकल कंसेप्ट, फिजिक्स का कंसेप्ट ये है। अब इसके आगे आपको मैथमेटिक्स लेके चलेगी और वो आंसर दिलाएगी। फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ, बात समझ में आ रही है क्या बेटा। Yes. अब डेल्टा ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो Yes, डेल्टा ई sir. देखिए, तो डेल्टा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा। अब देखिए सिर्फ आपसे ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर पूछा गया तो आप जो है एक नंबर का रफली ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 6.6, 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 10⁻11, और ये -27 का स्क्वायर कितना हो गया -54। ओके, और नीचे में लिख रहा हूँ 9 × 10⁻9, तो 9 को रफली 10 मान सकते हैं क्या, Yes, sir. ताकि हमें ऑर्डर पता चल जाए। 9 को मैं रफली क्या मान सकता हूँ, 10 मान सकता हूँ। तो ये नीचे मुझे मिल गया 6.6, देखिए 6.6 इंटू 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 -54, और ये मेरा ऊपर क्या जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻10। अच्छा देखिए 1.6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका लगभग 1.6 का स्क्वायर 1.2 3 कितना हो जाएगा बेटा, जरा बताना, 225 2.56 2.56. Yes, sir. और इसको मैं लिख दूं -11। इसको आपको एग्जाम में आप इसको कैलकुलेटर से मत करना बेटा, कैलकुलेटर से नेवर डू दिस मिस्टेक बिकॉज़ यू हैव टू डू इन एग्जाम बाय हैंड। और ये -10 हो जाएगा क्योंकि नीचे का प्रॉपर ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है। अब ये टोटल पावर कितना आ रहा है, हाउ मच इज द टोटल पावर कमिंग, -27. नहीं -27 कैसे आएगा,
-54 -75. -75 आ रहा होगा, Yes, sir. ठीक है। और ये लगभग 6.6 को मल्टीप्लाई करो अगर 2.5 से, तो 6.5 दूना 12, करीब 20 के करीब आ जाएगा, ये 20 के करीब। एक रफली आइडिया ले लीजिए, 6 3 जा 18, तो मतलब एक ऑर्डर पता 20 के राउंड मान सकते हैं ना, 15 16 के राउंड आएगा, मैं 20 मान लेता हूँ। ओके, तो मुझे ये मिल गया डेल्टा ई का स्क्वायर जो हो गया वो 220 इंटू 10 पावर माइनस 75, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 पावर माइनस 74 में लिख सकता हूँ। अब इसको मुझे डेल्टा ई लेने के लिए अंडर रूट कर दूं, तो बन जाएगा √2, और 74 का रूट करेंगे तो मतलब पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। कितना जाएगा बेटा ये जरा बताना, 36 हो जाएगा क्या? 37। तो डेल्टा ई की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ रही है। तो अगर ऑर्डर की बात करूं तो ये आपको पता है √2 की वैल्यू 1.4 होगा, तो डेल्टा ई अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 37। तो ये रहा ऑर्डर आपका। कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। तो ये क्वेश्चन था नीट के एग्जाम में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको नोट्स अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, प्लीज वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और ऑप्शन सोल्यूशन आपके सामने, ठीक है? Yes, sir. Yes, तो आज हमने कूलम्स लॉ के बिल्कुल बेसिक से उठा के परमिटिविटी वगैरह पढ़ के नीट के 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व। आई होप आपको सेशन यूजफुल और इंटरेक्टिव लगा होगा और आपको कुछ सीखा होगा। ओके, थैंक यू तनिषा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये मुझे एनर्जी देता है। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो सेशन में, देखिए ये अगर आपने सेशन के एंड में 2 क्वेश्चन कर लिया अपने एग्जाम के, तो इट्स वेरी गुड अचीवमेंट अगर आपने इसको समझ लिया होगा। एनीवन हैविंग एनी डाउट, और या फिर हम चल सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको मजा आया क्लास में तो इट्स रियली, देखिए आपको मजा आने का एक बड़ा मतलब ये कि आप क्लास में इंटरेस्टेड, आप इंटरेक्ट कर रहे थे, आप अपने पेन को चला रहे थे, तभी आपको मजा आया। कोई ईयरफोन में, जानता हूँ स्टूडेंट ऐसे भी है जो लेक्चर ऑन करके और जो है ईयरफोन में गाने लगा लिए, या फिर पबजी है, लड़का है तो पबजी, या फिर कोई वीडियो। नहीं, आप ब्लेम दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यू आर एट द फॉल्ट और यू आर एट द लॉस। तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, देखिए कितना मजा आता है और कितना इंटरेस्ट आता है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, अगले क्लास में हम इससे एडवांस लेवल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है? Yes. मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, बल्कि तो गुड नाइट हो गया। Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट। बस